प्रश्न नंबर 1, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अपकेंद्रण, वाष्पीकरण, संगलन और आसवन। और इसका सही जवाब है 3 नंबर संगलन। संगलन की परिभाषा के अनुसार ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, जिससे कणों के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है और ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर है संगलन। प्रश्न नंबर 2 में एक आवर्त सारणी का प्रारूप दिया गया है और उपरोक्त आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्व के भौतिक गुणधर्म का सही क्रम हमें इसमें बताना है। तो आइए पता करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक अभिलक्षण घटता है और समूह में ऊपर से नीचे की ओर यह बढ़ता है। अतः इसका सही उत्तर होगा 1, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरान। प्रश्न नंबर 3 है सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है क्योंकि जब यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो उत्पन्न करता है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमें इसे पता करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र का प्रारूप यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए CO2 गैस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है जो आग बुझाने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 4 में अभिक्रिया CuO की हाइड्रोजन से कराने पर कॉपर और पानी का एक अणु बनता है। हमें पहचानना है इसमें से ऑक्सीकृत और अपचयक कौन है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है और हाइड्रोजन का उपचयन यानी ऑक्सीकरण होता है। तो सही उत्तर यहाँ पर सही उत्तर नंबर 1 कॉपर ऑक्साइड और पानी। प्रश्न नंबर 5 में हमें बताना है बादल के परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कौन से हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं ठोस गैस, द्रव गैस, गैस गैस और द्रव द्रव में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा नंबर 2 द्रव का गैस में परिक्षेपण माध्यम। प्रश्न नंबर 6 पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु अणु आयन होते हैं जितने परमाणु कार्बन 13 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 13 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में या कार्बन 13 के 13 ग्राम में हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एवोगैड्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻23 है और मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या चाहे परमाणु, आयन, अणु या इकाई, सूत्र इकाई जो भी हो, कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। अतः यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 3 कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या। प्रश्न नंबर 7 है X, Y एवं Z तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 8, 12 एवं 17 है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं। XY, ZX, YZ, XYZ। हम यहाँ देख रहे हैं आवर्त सारणी का प्रारूप। इसमें हमें 8, 12 और 17 नंबर का परमाणु देखने हैं। तो यहाँ पर हम 12 और 17 एक ही आवर्त में जो तीसरे आवर्त में है दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि इसका सही जवाब है Y और Z। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले हम आइए समझते हैं संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संकलन अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अणु का दूसरे अणु में संकलन होता है, संकलन अभिक्रियाएं कहलाती है। ये अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिकों जैसे एल्किनों और एल्काइनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाएं एल्किनों की संकलन अभिक्रियाओं को दर्शाती है। इसके अनुसार यहाँ पर हेलो संकलन भी हम देख सकते हैं। अतः इस उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर होगा 3 हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रोपिन के साथ अभिक्रिया। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप अपने टीचर से इसके बारे में जरूर संपर्क करें। प्रश्न नंबर 9 आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें M क्या है। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम
या सिलिकॉन। यदि हम इनके संयोजकता के आधार पर समझे तो सोडियम की संयोजकता 1, कैल्शियम की 2, एल्यूमिनियम की 3 और सिलिकॉन की 4 होती है। अतः यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अतः सही उत्तर है एल्यूमिनियम। प्रश्न नंबर 10, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात द्रव्यमान के रूप में कितना होगा? 1:32, 1:16, 3:32 और 1:8। तो हम यहाँ पर इसे समझें। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 और सल्फर की द्रव्यमान संख्या 32 के अनुसार इसका सही उत्तर आएगा 1:16। प्रश्न नंबर 11, कम सक्रियता के धातुओं के ऑक्साइडों के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उत्पाद के रूप में निकलती है। निःश्वसन करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली होती है। यह कौन सी गैस है? SO2, NO2, H2S या CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम यहाँ पर अगर जिंक ऑक्साइड की क्रिया कोक यानी C कार्बन से करवाते हैं तो ये गर्म करने पर Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड में मुक्त होती है। अतः इसका सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। प्रश्न नंबर 12, परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन 4 विकल्पों में हमें इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के आधार पर उत्तर पता करना है। यदि हम सोडियम Na का उदाहरण लें तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होती है, परमाणु संख्या भी इसकी 11 होती है और द्रव्यमान संख्या इसकी 23 है, जो परमाणु संख्या से ज़्यादा है। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या से और इसकी संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या से और परमाणु संख्या छोटी होती है द्रव्यमान संख्या से। निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा तीसरा, जिंक की क्रिया FeSO4 के साथ करवाने पर। ये समीकरण के रूप में हम देखें तो जिंक अधिक सक्रिय तत्व है आयरन यानी Fe की तुलना में। अतः यह उसका स्थान लेकर उसे विस्थापित कर देता है और ZnSO4 बनाता है और Fe मुक्त होता है। अतः सही उत्तर तीसरा वाला है। अगला प्रश्न है, दो पदार्थ P एवं Q आपस में अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? और इसका सही उत्तर है चौथा वाला, एस्टरीकरण, जो अभिकारक P यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और अभिकारक Q अल्कोहल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो आइए इसे हम समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एथेनोइक अम्ल CH3COOH की क्रिया एथेनॉल CH3CH2OH के साथ करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है और सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब ताजे दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है तो उसका pH पर क्या प्रभाव होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या उदासीन होने की तरफ जाता है? तो हम यहाँ देखते हैं कि ताजे दूध का pH मान लगभग 6 होता है और दही में लैक्टिक अम्ल होता है और लैक्टिक अम्ल का pH मान 6 से कम होता है। जितना अधिक अम्ल होगा उसका pH मान उतना ही कम होता है। अतः यहाँ पर सही उत्तर होगा pH मान में कमी आ जाती है, नंबर 1। सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के जलीय विलयन में अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रियाओं से संबंधित है? द्विविस्थापन, विस्थापन, अवक्षेपण अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो 4 विकल्प में से यहाँ पर 2 विकल्प सही होंगे। तो हम अभिक्रिया को देखें तो AgNO3 की क्रिया जब सोडियम क्लोराइड से की जाती है तो AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है और NaNO3 बनता है। अतः यहाँ पर आयनों का भी आदान प्रदान हो रहा है और अवक्षेप भी बन रहा है। अतः यह द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया दोनों का उदाहरण है। अतः सही उत्तर होगा पहला और तीसरा, द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया यानी 1। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 17 है, आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है जिससे कि ना हो जंग लगे, विकृतगंधिता, अपचयन और वियोजन। वसायुक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद व गंध बदल जाता है। अतः चिप्स बनाते समय चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो और पदार्थ खराब होने से बच जाए।
अतः सही उत्तर होगा विकृत गंधिता। प्रश्न नंबर 18 है, दो अलग अलग ऑक्साइड P एवं Q की अभिक्रियाएं निम्नलिखित। नंबर 1, P HCl से अभिक्रिया करता है परंतु NaO से नहीं करता है, और Q HCl और NaOH दोनों से अभिक्रिया करता है। उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर कौन सा सही कथन है? P उदासीन एवं Q क्षारक है, P उपधर्मी एवं Q अम्लीय है, P अम्लीय एवं Q क्षारक, और P क्षारक है एवं Q उभयधर्मी है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्षार लिया हमने KOH, जिसकी क्रिया HCl अम्ल से करवाते हैं, तो KCl और H2O बना, तो यहाँ पर क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है। वहीं एक ऐसा पदार्थ Al2O3 यानी ये उपधर्मी ऑक्साइड है, तो ये अम्ल से भी क्रिया कर रहा है और NaOH क्षार से भी अभिक्रिया करता है। अतः इसका सही उत्तर होगा चौथा, क्षारक और उभयधर्मी। प्रश्न नंबर 19, आर एक सफेद पदार्थ है जो कि केक बनाने में उपयोग किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प एवं एक सफेद ठोस पदार्थ एस देता है जो क्षारक प्रकृति का है। आर और एस की पहचान कीजिए। तो जो चार ऑप्शन हैं उनमें से हमें इस आर और एस नाम के पदार्थ की खोज करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और H2O और CO2 गैस मुक्त होती है। Na2CO3 एक क्षारकीय प्रकृति का पदार्थ है, अतः इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, RNaHCO3 और SNA2CO3। अगला प्रश्न है, जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर चार विकल्प हमें दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर है 6.022 गुणित 10 की घात 23, विकल्प नंबर 1, क्योंकि एक मोल बराबर 6.022 गुणित 10 की घात 23 का मान होता है, अतः इसका सही आंसर विकल्प नंबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 21, अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह हमें वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। दूसरा, श्वसन के लिए विघटित होकर ऑक्सीजन प्रदान करती है। तीसरा, पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है, और रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं, और यही ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। अतः सही उत्तर होगा नंबर 1, हमें वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 22, रहमान ने 2 परख नलियों में ताजा तैयार चूने का पानी लिया और इन पर क और ख चिन्हित किया। उसमें क से स्ट्रा द्वारा मुंह से हवा फूकी और ख को उसी तरह रहने दिया। कुछ मिनटों के पश्चात क के चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस क्रिया के द्वारा रहमान क्या प्रदर्शित करना चाहता है? चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब सांस के द्वारा छोड़ी गई CO2 गैस क्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया रंग परख नली में बनता है। अतः यहां पर विकल्प नंबर 4, निश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 23, हमारे मुख में जो तरल स्तावित होता है और भोजन से मिलकर उसे चिकना व आसानी से निगलने वाला बना देता है, वह पदार्थ कौन सा है? जठरस, हार्मोन, लार व पित्त। हम सभी जानते हैं इसका उत्तर होगा लार। लार ही मुख में भोजन को लसलसा व चिकना और आसानी से निगलने वाला बनाता है। तो उत्तर है विकल्प नंबर 3, लार। प्रश्न नंबर 24, अग्न्याशयिक यानी पेंक्रियाटिक एंजाइम की पहचान कीजिए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, लेकिन पेप्सिन आमाशय में करता है, किंतु ट्रिप्सिन एंजाइम अग्न्याशयी यानी पेंक्रियाटिक एंजाइम के रूप में कार्य करता है, यानी विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 25, मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन तथा अनुशीतलन दाब क्रमशः क्या होगा? तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। रक्तदाब, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं स्पिग्नोमेनोमीटर यानी रक्तदाब मापी जो रक्तदाब को मापता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है, यानी सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 26, गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सतहों पर यदि वैक्सीन लगा दिया जाए तो निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होगी?
श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन। तो हम जानते हैं पौधों की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं और रंध्र से ही श्वसन के लिए CO2 गैस की, प्रकाश संश्लेषण से मुक्त हुई ऑक्सीजन गैस, उत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन, ये सभी कार्य रंध्र द्वारा किए जाते हैं और वैसलीन लगाने से रंध्र बंद हो जाएंगे, जिससे ये सभी प्रकार की क्रियाएं बाधित होगी। अतः विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27, सामान्यतः पादप दिन के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र गति से होता है और रात में यह नहीं होता है, इसलिए रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं और दिन के समय ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 28, क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकीय संक्रमण के कारण जाइलम पोत यानी जाइलम वेसल्स और पादप की वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती है? इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाता है। हम जानते हैं जाइलम नलिकाएं ही जल को जड़ से पत्तियों तक ले जाती है, अतः यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, साधारण सपाट एपिथेलियम जिसकी झिल्ली वर्णनात्मक पारगम्य है, चपटी एपिथेलियम, ग्रंथिल, पक्षमाभी और घनाकार एपिथेलियम। तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर 1, चपटी एपिथेलियम। सल्की उपकला ऊतक या चपटी एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं, ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है और कोमल अस्तर का निर्माण करती है, आहार नाल और मुख के अस्तर को बनाती है और यह वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा बनी होती है। प्रश्न नंबर 30, मनुष्यों में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती है, युग्मनज गर्भाशय भित्ति के साथ जुड़ता है, मादा बच्चे को जन्म देती है और अंडाशय से अंडा विमुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर है नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती है। हम जानते हैं मनुष्य में नर तथा मादा अलग अलग जीव होते हैं जो जनन के लिए आपस में निषेचन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। प्रश्न नंबर 31, एक पारितंत्र में अपघटक का चयन करें जिसमें गिद्ध, सिंह, शेर, कवक और दीमक दी हैं। जहां पर गिद्ध, सिंह और दीमक बड़े जीव होते हैं और अपघटक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, अतः कवक यहाँ पर सही उत्तर होगा जो मृत व सड़गेली चीजों को पोषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 32, टिहरी तथा अलमती जैसे अनेक बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए, निम्नलिखित में से उन सही कथनों का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प में से पहला है क्षेत्र की स्थलीय वनस्पति और जीव पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे, क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों एवं घरेलू जानवरों का विस्थापन होगा और वनों का कटाव होगा। तो यहाँ पर तीनों आंसर बिल्कुल सही है, अतः सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। जहां पर क्षेत्र प्रदूषित हो सकता है गलत है, ऊपर के तीनों विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 33, चिपको आंदोलन से कौन से महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया? वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को सम्मिलित करना, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को अपेक्षित करना, विकास क्रियाकलापों के लिए वनों का उन्मूलन और वनों से पेड़ों के काटने के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों को निर्विवाद अधिकार या पूर्ण अधिकार दे देना। तो आइए समझे चिपको आंदोलन क्या था। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव में एक घटना से जो 1970 में हुई थी, प्रारंभिक दशक में हुआ था। लकड़ी के ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच पेड़ों को काटने के अधिकार को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को काटने से बचाया था। तब से यह आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अतः यहाँ स्पष्ट है कि समुदाय को इसमें सम्मिलित किया गया, अतः विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34, निम्न आरेख मनुष्य में लिंग निर्धारण का प्रारूप दर्शाता है। अतः यहाँ पर हमें बताना है संतति नंबर 1 व संतति नंबर 4 का लिंग यानी वो लड़का होगा या लड़की, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। एक चित्र के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मादा के गुणसूत्र XX व नर के गुणसूत्र XY होते हैं। जब मादा का X नर के X से मिलता है तो संतति XX बनती है जो मादा कहलाती है, और मादा का X जब नर के Y से मिलता है तो XY बनता है जिससे संतति नर बनती है। अतः हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संतति
पहली मादा है जो एक्सएस गुणसूत्र के कारण बनती है, और संतति चौथी वाली नर है जो एक्स वाई गुणसूत्र से बनती है। अतः सही उत्तर यहाँ पर चौथा है, फर्स्ट लड़की और चौथा लड़का होगा। प्रश्न नंबर 35, चित्र में दिखाए जंतु के लक्षणों को पहचानिए, परीक्षण करके इसका वर्ग चुनिए। इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और पोरिफेरा। अतः हम यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये एक सेंटीपेड है। चित्र में दिखाए गए जंतु में जुड़े हुए पैर दिखाई दे रहे हैं, जो कि संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं का मुख्य लक्षण है। दर्शाया गया जंतु संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है। अतः सही उत्तर है आर्थ्रोपोडा। प्रश्न नंबर 36, उर्वरक के संदर्भ में सही कथन को बताइए। उर्वरक व्यावसायिक तौर पर निर्मित पौधों के पोषक तत्व हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं। नंबर 2, उर्वरकों में उच्च मात्रा में जैविक पदार्थ और न्यून मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। नंबर 3, यह रेतीली मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। वह 4, यह उत्तम वनस्पतिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है। यह स्वस्थ पौधों को उन्नति प्रदान करता है। यहाँ पहला और चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। उर्वरक व्यावसायिक तौर पर निर्मित पौधों के पोषक तत्व होते हैं और यह उत्तम वानस्पतिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है। अतः विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ विभिन्न जंतुओं के अंतःकंकाल तथा बाह्य कंकाल का निर्माण करता है? नाइट्रोजन लवण, मैग्नीशियम लवण, सल्फर लवण और कार्बोनेट के लवण। तो हम जानते हैं कि अधिकतर जंतुओं के बाह्य कंकाल व अंतःकंकाल कार्बोनेट के बने होते हैं। सही विकल्प है चौथा, कार्बोनेट के लवण। प्रश्न नंबर 38, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों और जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के द्योतक, किसी क्षेत्र में केवल वन्य जंतुओं की उपस्थिति का द्योतक, किसी क्षेत्र में केवल पादपों की उपस्थिति का द्योतक व किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध खनिज संसाधनों का द्योतक। तो हम यहाँ पर जैव विविधता को पहले समझते हैं। जैव विविधता के अनुसार किसी भी निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता तथा संख्या को उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। अतः इसका सही उत्तर होगा पहला। तो सही उत्तर है किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों और जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का द्योतक। प्रश्न नंबर 39, एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी है। इस गांव में निम्नलिखित में से किस रोग के फैलने की संभावना रहेगी? चिकनगुनिया, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा और हैजा। हम जानते हैं चिकनगुनिया मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है, इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण होता है और हैजा ही है जो पेयजल और दूषित भोजन से फैलता है। सही उत्तर होगा हैजा। प्रश्न नंबर 40, अधिकांश पादप पशुओं के लिए आहार चारे का कार्य करते हैं। निम्न में से किस सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? मूंगफली, सेम, बरसीम, चना। तो यहाँ पर आपको जो पौधा दिखाई दे रहा है यह बरसीम का पौधा है। अतः इसका सही उत्तर होगा 3, बरसीम। 41, चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्षैतिज सतह XY पर रखे एक घर्षण रहित द्विआनत तल AOB पर विचार करें। कांच की एक गोली आनत तल पर OA के बिंदु P से छोड़ी जाती है। यह तल OB पर H ऊंचाई तक पहुंचती है। अब तल OB को पहले OC तक तथा उसके बाद OD के अनुदिश झुकाया जाता है और गोली को पुनः उसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है। गोली द्वारा पहुंची ऊंचाई कितनी होगी? तल की OB स्थिति में अधिकतम है, तल की OC स्थिति में अधिकतम है, तल की OD स्थिति में अधिकतम है, तल की सभी स्थितियों में समान है। तो आइए इसे हम समझते हैं। यहां चित्र में आपको दिखाई दे रहा है आनत तल जो एक ढलान रूपी सतह होती है। जब हम गोली को छोड़ेंगे तो तीनों स्थितियों में वह समान ऊंचाई पर पहुंचेगी। अतः इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा तल की सभी स्थितियों में समान है, क्योंकि यहाँ प्रश्न के अनुसार जो हमने तल रखे हैं वह घर्षण रहित है। अतः यह समान दूरी तय करेगी सभी स्थितियों में। प्रश्न नंबर 42, एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कोई डॉक्टर -2.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस निर्धारित करता है। इस लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी होगी क्रमशः अवतल लेंस ऋण 40 सेंटीमीटर, अवतल लेंस ऋण 25 सेंटीमीटर, अवतल लेंस धन 40 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस धन 25 सेंटीमीटर। तो आइए इसे हम हल करके देखते हैं। सूत्र होता है लेंस की क्षमता का P बराबर 1/, फोकस दूरी मीटर में। अब हमें यहाँ पर प्रश्न के अनुसार दिया है लेंस की क्षमता P बराबर
-2.5 डायोप्टर और फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। अतः फोकस दूरी का हम सूत्र लगाते हैं 1/, लेंस की क्षमता f का मान f बराबर 1/, लेंस की क्षमता का मान 2.5 ऋण में। इसे जब हम हल करते हैं तो फोकस दूरी आती है ऋण 0.4 मीटर, जिसको हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो यह आती है ऋण 40 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः यह एक अवतल लेंस होगा। अतः उत्तर होगा अवतल लेंस ऋण 40 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 43। एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 18 ओम है। इसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि इन तीनों भागों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा 2 ओम, 6 ओम, 12 ओम, 18 ओम। तो आइए इसे हम हल करके देखते हैं। बेलन के 3 भागों में काटने पर प्रत्येक का प्रतिरोध 6 ओम हो जाएगा। इन तीनों को समांतर यानी पार्श्वक्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R होता है। तो यहाँ पर हम इसका सूत्र रखते हैं 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। जब इसमें इसका मान रखा जाता है तो हमें ये समीकरण मिलती है 1/r = 1/6 + 1/6 + 1/6। जब इसे हम हल करते हैं तो हमें इसका आंसर 2 ओम मिलता है। तो सही आंसर है 2 ओम। प्रश्न नंबर 44। एक धावक r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 5 चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है। धावक की चाल है। तो हम यहाँ पर सूत्र रखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दी हुई है 5 चक्कर जो वृत्ताकार पथ पे लगाए जाते हैं, यानी इसकी परिधि। तो 5 गुणित हम परिधि लिखते हैं। परिधि का सूत्र यहाँ पर लगाते हैं 2πr। तो हमें मिलता है 10πr यानी 10πr/t। तो सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 45। कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील है तथा वह पहले सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड द्वारा 5वें सेकंड के अंत तक तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? 10 मीटर, 50 मीटर, 55 मीटर, 250 मीटर। प्रश्नानुसार एक समान चाल से कोई पिंड चल रहा है, अतः हर सेकंड में वो 50 मीटर की दूरी तय करेगा। इसलिए हम 5 का यहाँ पे गुणा 50 के अंदर करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 250 मीटर। तो सही उत्तर होगा 250 मीटर। प्रश्न नंबर 46। किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा है तो दर्पण कौन सा है? केवल समतल, अवतल, उत्तल या अवतल उत्तल दोनों। तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब दर्पण के सम्मुख रखी हो तो वह C पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब C पर उल्टा और वस्तु के समान बनता है। अतः यह दर्पण अवतल दर्पण होगा। प्रश्न नंबर 47। L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध R है। इस चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता रो को व्यक्त किया जा सकता है RLA से, LAR से, RLA से, RAL से। R समानुपाती होता है L/A के, अथवा R को जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर लगाकर एक अनुपातिक स्थिरांक रखा जाता है। तो अनुपातिक स्थिरांक है रो। अतः जब इसे हम व्यवस्थित करेंगे तो रो का सूत्र बनेगा रो बराबर RA/L। अतः सही आंसर यहाँ आंसर होगा RA/L चौथा वाला। प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। नंबर 2, वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही कम होता है। नंबर 3, वस्तु जितनी हल्की है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। और नंबर 4, वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। किसी भी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए उसके बराबर भार के बराबर बल लगाना होता है। अतः हम यहाँ देख सकते हैं कि जड़त्व उतना ही अधिक होगा जितनी वस्तु भारी होगी। अतः इसका सही उत्तर है चौथा, वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। प्रश्न नंबर 49। निम्न सारणी में 4 वस्तुओं A, B, C तथा D दी गई है जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियां दर्शाई गई है। कौन सी वस्तु एक समान गति में है? अतः यहाँ पर हम C को देख रहे हैं जो पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करने पर वस्तु एक समान गति में है। अतः इसका सही उत्तर होगा C, तीसरा वाला।
प्रश्न नंबर 50। 10 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाया गया, वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? प्रश्नानुसार पूछा गया है कार्य, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। प्रश्न में बल दिया है 10 न्यूटन का, विस्थापन दिया है 2 मीटर का, अतः जब इसे अब सूत्र में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 20 जूल, अतः सही उत्तर होगा 20 जूल। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई चालक ए बी चुंबक एम के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? नंबर 1, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ए बी विस्थापित होता है। नंबर 2, विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर ए बी का विस्थापन बढ़ जाता है। नंबर 3, ए बी के विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। और नंबर 4, विद्युत धारा की दिशा विपरीत करने पर ए बी के विस्थापन की दिशा भी विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, मात्र तीसरा विकल्प ऐसा है जो यहाँ पर लागू नहीं होता है, अतः कथन लागू नहीं होता है। प्रश्न नंबर 52। लकड़ी का एक गुटका जल में तैर रहा है, गुटके पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल है। नंबर 1, विस्थापित जल के द्रव्यमान के बराबर नीचे की ओर लगेगा। नंबर 2, विस्थापित जल के द्रव्यमान के बराबर ऊपर की ओर लगेगा। नंबर 3, विस्थापित जल के भार के बराबर नीचे की ओर लगेगा और विस्थापित जल के भार के बराबर ऊपर की ओर। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, अतः यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, विस्थापित जल के भार के बराबर ऊपर की ओर। प्रश्न नंबर 53। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। 0.1 कूलाम का कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। इस प्रकरण में किया गया कार्य है 0.05 जूल, 0.2 जूल, 2 जूल और 20 जूल। प्रश्नानुसार दिया है विभवांतर V बराबर 2 वोल्ट, आवेश Q बराबर 0.1 कूलाम और यहाँ पर कार्य पूछा गया है। तो सूत्र में हम इसे मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.2 जूल। सही आंसर होगा 0.2 जूल। प्रश्न नंबर 54। किसी विद्युत परिपथ के लघुपतन में विद्युत धारा अकस्मात कम हो जाती है क्योंकि विद्युत परिपथ छोटा हो जाता है, अधिक हो जाती है क्योंकि फ्यूज तार पिघल जाता है, अधिक हो जाता है क्योंकि विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं, और अधिक हो जाता है क्योंकि उदासीन तार तथा भू संपर्क तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। पतन की परिभाषा के अनुसार विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं जिससे विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, अतः ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 55। क्रिकेट की किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, निम्न में से कौन सा ग्राफ गेंद की स्थितिज ऊर्जा में उसकी ऊंचाई में वृद्धि के साथ परिवर्तन को सही सही दर्शाता है? हम जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गेंद को फेंकने पर उसके स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तथा गतिज ऊर्जा का मान धीरे धीरे कम होने लगता है, अतः यहाँ पर बी ग्राफ इस स्थिति को बिल्कुल सही सही दर्शाता है, जहाँ पर एक समान स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है और गतिज ऊर्जा कम होती जाती है, अतः सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 56। प्रकाश की कोई किरण वायु से जल में और फिर जल से कांच में गमन करती है, किरण मुड़ जाती है। यहाँ पर अपवर्तन के नियमों का पालन हो रहा है, अतः जो पहला ऑप्शन है जल तथा कांच दोनों में अभिलंब से दूर, जल तथा कांच दोनों में अभिलंब की ओर, जल में अभिलंब से दूर तथा कांच में अभिलंब की ओर, जल में अभिलंब की ओर एवं कांच में अभिलंब से दूर। तो आइए इसे हम समझते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आपतित किरण वायु यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर किरण जल में अभिलंब की ओर झुक जाती है और वहीं जल से कांच में जाने पर फिर अभिलंब की ओर झुकती है, क्योंकि जल एक प्रकार से कांच की तुलना में विरल है और कांच सघन है। अपवर्तन की परिभाषा के अनुसार विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है, अतः इसका सही उत्तर होगा अभिलंब की ओर झुकती है। प्रश्न नंबर 57। किसी समतल सतह पर कोई ध्वनि तरंग ए ओ बिंदु ओ पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित है, यह तरंग ओ बी के अनुदिश परावर्तित होती है, चित्र में दर्शाए कोणों के बीच सही संबंध बताइए। प्रश्नानुसार चित्र में हमें 4 कोण 1, 2, 3 व 4 दिए हैं,
अतः इनमें से कोण दूसरा व तीसरा समान है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण दूसरा व तीसरा आपस में बराबर है, अतः विकल्प नंबर 2 सही। प्रश्न 58, चित्र में दर्शाए परिपथ में धारा I का मान है 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। चित्र में हमें यहाँ पर दो प्रतिरोध 10 ओम और 10 ओम के लगे हुए दिख रहे हैं। 2 वोल्ट का यहाँ पर विभवांतर है, अतः कुल प्रतिरोध पार्श्वक्रम का जो सूत्र है वो यहाँ पर रखा जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जब हम इसमें इसका मान रखते हैं तो हमें कुल प्रतिरोध प्राप्त होता है 5 ओम। फिर ओम के नियम से I बराबर V/R, V का मान दिया हुआ है 2 वोल्ट और R हमने भी ज्ञात किया है 5 ओम। जब इसे मान हम रखते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 0.4 एम्पियर का। प्रश्न नंबर 59, किसी गेंद को ऊंचाई से गिराया गया, गेंद द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी है और मान दिया है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g का अर्थ होता है गुरुत्वीय त्वरण। 160 मीटर, 80 मीटर, 40 मीटर और 20 मीटर। तो आइए ज्ञात करते हैं। प्रश्नानुसार दिया है t समय 4 सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण g 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, s विस्थापन ज्ञात करना है और u प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड का। गति के समीकरण से जब हम इसमें s बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर में मान रखते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है दूरी s बराबर 80 मीटर। प्रश्न नंबर 60, 3 खुरदुरी पृष्ठों ए बी सी पर बारी बारी से प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से लुढ़काया जाता है। तीनों स्थितियों के वेग समय ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं। नंबर 1, प्रत्येक पृष्ठ द्वारा लगाया गया बल समान होगा। पृष्ठ ए द्वारा लगाया गया बल अधिकतम होगा, पृष्ठ बी द्वारा लगाया गया बल अधिकतम होगा या पृष्ठ सी द्वारा लगाया गया बल अधिकतम है। तो जब हम ग्राफ में इसे देखते हैं, इसका सही आंसर होगा चौथा, पृष्ठ सी द्वारा लगाया गया बल अधिकतम होगा, क्योंकि अधिकतम बल लगाने पर वस्तु कम समय में वेग में आ जाती है। अतः इसका सही उत्तर है चौथा।